हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रेपोजिशन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है। प्रेपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। प्रेपोजिशन जो है उसका हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। प्रेपोजिशन एक वर्ड क्या हो सकता है, यहाँ वर्ड हो सकता है नाउन या प्रेनाउन का संबंध। इनका जो संबंध है ये संबंध सूचक शब्द है, तो इनका जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। किनसे बताता है? वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको संबंध सूचक शब्द कहते हैं। टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन टॉपिक कौन सा होता है? वह टॉपिक होता है जिसमें वाक्य के में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन जो किसके रूप में आए हैं? जो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। जो किसके रूप में आए हैं? जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। इसके बिना वाक्य का अर्थ जो है वो अधूरा रहता है। इसके बिना वाक्य का सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रहता है। कैसे रहता है? इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। मान लीजिए कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, ममता इज द किचन। ममता इज द किचन, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देखिए ममता इज द किचन, ममता ही रसोई घर हो गई है। ममता ही क्या हो गई है? रसोई घर हो गई है। क्योंकि इसमें क्या नहीं यूज हुआ है? इसमें यूज नहीं हुआ है प्रेपोजिशन का। यहाँ से इनको हटा देने पर, यहाँ पर इनका यूज नहीं करने पर इस ममता का वाक्य के जो अन्य शब्द हैं, अन्य नाउन या प्रोनाउन हैं जो यूज हुए हैं, उनसे इसका संबंध नहीं बैठा। और संबंध जब इसका क्लियर नहीं हुआ तो इस वाक्य का अनर्थ हो गया, इसका सही ढंग से अर्थ नहीं लग पाया। इसलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज जो है वो जरूरी है। अब ये देखिए ममता इज इन द किचन, इनका यूज होते ही इस वाक्य का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया है। इस वाक्य का अर्थ जो है वो स्पष्ट हो गया है। तो इसलिए ये संबंध सूचक जो शब्द हैं जिनको प्रेपोजिशन कहते हैं, ये वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, इनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। इसलिए इन्हें संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। कैसे शब्द कहा जाता है? इन्हें संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। आशा है कि इसकी डेफिनेशन आपको पता चली होगी कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन संबंध सूचक शब्द होता है जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन से जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वह संबंध बताता है। ये जो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन क्या बताते हैं? ये प्रेपोजिशन टाइम बता सकते हैं। प्रेपोजिशन का प्रयोग करके क्या डिनोट किया जा सकता है? क्या बताया जा सकता है? टाइम बताया जा सकता है। टाइम के साथ क्या? प्लेस भी बताया जा सकता है। प्लेस, टाइम बताया जा सकता है, प्लेस बताया जा सकता है, मूड बताया जा सकता है। मूड यानी मेंटल एटीट्यूड, मूड का मतलब है मेंटल एटीट्यूड बताया जा सकता है। मेंटल एटीट्यूड को भी प्रेपोजिशन से डिनोट किया जा सकता है, प्रेपोजिशन से बताया जा सकता है। टाइम बताया जा सकता है, प्लेस बताया जा सकता है, मूड, मेंटल एटीट्यूड बताया जा सकता है। एक्टिविटी को डिनोट किया जा सकता है किसके माध्यम से? प्रेपोजिशन के माध्यम से डिनोट किया जा सकता है। डिनोट का अर्थ क्या होता है? बताया जा सकता है। तो किसके माध्यम से? प्रेपोजिशन के माध्यम से इन चीज़ों को बताया जा सकता है। आगे हम देखें कि कई बार एक कन्फ्यूजन रहता है, एक भ्रम की स्थिति रहती है कि बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि टू जो टे होता है इसका अर्थ को होता है। बहुत से लोग बताते हैं ऐसे, या फिर हम में से भी जब सीखा गया है तो ऐसे सीख लिया गया कि टू का मीनिंग क्या कर लो? को लगा लीजिए। बल्कि ये क्या है? ये रोंग है।
इसके बाद हमें ये बताया गया कि इनका मीनिंग क्या लगा लीजिए, में लगा लीजिए। इनका मीनिंग क्या हो गया है, में, लेकिन ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद में कहीं फो लिख दिया जाए तो उसके लिए क्या कह देते हैं, उसके लिए कह देते हैं कि आप इसका मीनिंग क्या लगा लीजिए, के लिए। ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है। ये भी क्या हो गया है, ये भी रॉन्ग हो गया है। इसके साथ ही ऑफ का मीनिंग क्या लगा लो, ऑफ का मीनिंग का लगा लीजिए। औ का मीनिंग क्या लगा लीजिए, का। तो ये भी क्या हो गया है, ये भी गलत हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहां पर जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि किसी भी प्रेपोजिशन का मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो फिक्स नहीं होता है। किसी भी प्रेपोजिशन का मीनिंग फिक्स नहीं होता है। यह सेंटेंस के अनुसार, यह सेंटेंस के अनुसार मीनिंग देता है। किसके अनुसार मीनिंग देता है, यह सेंटेंस के अनुसार मीनिंग देता है। किसी भी प्रेपोजिशन का मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह किसके अनुसार, यह सेंटेंस के अनुसार लगता है। तो मीनिंग, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ किसके अनुसार होता है, अर्थ वाक्य के अनुसार लगता है। अर्थ वाक्य के अनुसार लगता है। किसके अनुसार लगता है, वाक्य के अनुसार लगता है। क्या, मीनिंग, जो अर्थ होता है वह वाक्य के अनुसार लगता है। किसी भी प्रेपोजिशन का मीनिंग जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी प्रीपोजिशन का मीनिंग स्पष्ट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। हम देखते हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन का अर्थ फिक्स कैसे नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होगी कि प्रीपोजिशन का, किसी भी प्रेपोजिशन का जो मीनिंग है वो फिक्स नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम प्रेपोजिशन को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल से पढ़ते हैं पहले और उसके बाद सारे बेसिक्स इसके क्लियर करेंगे। ये टॉपिक इस बार आपकी 12th क्लास में भी इंसर्ट किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसके साथ अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है ही लिव्स इन जयपुर। यहाँ जो इन है ये क्या अर्थ दे रहा है, यहाँ इन जो है वो मे का अर्थ दे रहा है। इन किसका अर्थ दे रहा है, मे का अर्थ दे रहा है। तो याद रखिए कि मे के अर्थ के लिए केवल और केवल इन ही नहीं बल्कि अन्य प्रेपोजिशन भी हो सकती हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखा, किसी स्थान पर रहने के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो वो इन का यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही जम्प्ड, वह कूद गया। ही जम्प्ड इनटू मे द वेल, वह कहाँ कूद गया, वह वेल में कूद गया, वह कुएं में कूद गया। तो यहाँ पर मे का मीनिंग देने के लिए किसका यूज हुआ, मे का मीनिंग देने के लिए यूज हुआ इनटू का। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हुए स्थान परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन जब देखने को मिलता है तब कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तब इनटू का यूज किया जाता है। पहला इन ने किसका अर्थ दिया, मे का। दूसरा इनटू ने किसका अर्थ दिया, मे का मीनिंग दिया। थर्ड जो सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द टाइम। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है, आपकी घड़ी में क्या समय है। तो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, यहाँ इन नहीं आएगा, सॉरी। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। तो घड़ी में समय बताने के लिए बाई का यूज होता है। किसका, बाई का। और जनरली हम क्या समझते हैं, जनरली बाई का मीनिंग जो है वो द्वारा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ बाई का मीनिंग जो है वो द्वारा नहीं है। यहाँ बाई का मीनिंग जो है वो क्या है, में। आपकी घड़ी में क्या बजा है, आपकी घड़ी में क्या बजा है। अब नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस, घड़ी में समय बताने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बाई का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है इट इज 40
इट इज 49 ओ क्लॉक। 9 बजने में कितनी देर है? 9 बजने में 40 मिनट हैं। इट इज 49 ओ क्लॉक। 9 बजने में 40 मिनट हैं। तो याद रखिए कि शेष समय के लिए मे का अर्थ देने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है? तो वो मे आता है, और मे के लिए किसका? टेक का यूज किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इट इज 49 ओ क्लॉक। 9 बजने में कितना टाइम है? 9 बजने में 40 मिनट शेष हैं। इसका मतलब घड़ी में शेष समय को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? वो टेक का यूज किया जाता है, जिसको 2O लिखा गया है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि मे का अर्थ इन ने दिया, इनटू ने दिया, बाई ने दिया और टू ने दिया। अब यहां पर क्या हो गया? बाई का जो मीनिंग द्वारा समझते हैं, तो बाई का अर्थ फिक्स नहीं होता है कि बाई का अर्थ द्वारा ही हो। बाई का मीनिंग बगल में भी होता है और बाई का अर्थ से या द्वारा भी होता है। ऐसे ही टू जो है वो टू के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। यहां हमने देखा कि घड़ी में शेष समय को बताने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज हुई? वो टेक का यूज यहां हुआ। और यहां घड़ी में समय बताने के लिए किसका यूज हुआ? वो बाई का यूज हुआ। गति के साथ स्थान परिवर्तन हुआ या फिर स्थिति परिवर्तन जब होता है तो किसका यूज होता है? इनटू का यूज होता है। कहीं पर ड्वेल करने के लिए यानी निवास करने के लिए, अबाउट प्लेस के लिए किसका यूज होता है? इनका यूज होता है। इन चारों ने किसका अर्थ दिया है? इन चारों सेंटेंस में अलग अलग प्रेपोजिशन ने किसका मीनिंग दिया है? मे का मीनिंग दिया है। इसलिए कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स मीनिंग नहीं देती है। किसी का भी अर्थ जो है वो निश्चित नहीं है। ये 4 तरह के सेंटेंस जो हैं वो अपने आप में एग्जाम में आने वाले एक्सेप्शन टाइप ही हैं। आगे देखते हैं, ये चारों सेंटेंस आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और किस तरह से कौन कौन सा प्रेपोजिशन है जो मे का अर्थ दे सकता है, और इनके आधार पर ही, इसके माध्यम से ही हम ये देख रहे हैं कि कौन से प्रेपोजिशन का यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हम इसका देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस के लिए siege, siege, always, siege always, siege always busy, siege always busy, her work, her work, वह हमेशा अपने काम में व्यस्त होती है। वह हमेशा किस में होती है? अपने काम में व्यस्त होती है। तो यहां देखेंगे कि बिजी के साथ यहां पर किसका यूज होगा? विद का यूज होगा। सी इज ऑलवेज बिजी विद हर वर्क, वह हमेशा। अब यहां विद का अर्थ जो है वो साथ नहीं होगा। विद का अर्थ यहां क्या नहीं होगा? साथ नहीं होगा। यहां पर विद का अर्थ क्या होगा? यहां पर विद का अर्थ में है। तो सी इज ऑलवेज बिजी विद हर वर्क। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि काम में बिजी रहने के लिए जिस प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है वह प्रेपोजिशन कौन सी होती है? वह प्रेपोजिशन विथ होती है। क्या होती है? विथ। अगला, आई बॉट, मैंने खरीदी। दिस बुक, आई बॉट दिस बुक ब्लैंक 200 रुपीज, ब्लैंक 200 रुपीज, मैंने यह किताब 200 रुपये में खरीदी। आई बोट, मैंने खरीदी। दिस बुक, यह किताब कितने में खरीदी? 200 रुपीज में खरीदी। 200 रुपीज में मैंने ये पुस्तक खरीदी। अब यहाँ जो है मे का अर्थ चाहिए हमें, लेकिन किसी वस्तु के बदले वस्तु खरीदना या लेना, उसके लिए के बदले में जो होता है या फिर मे का अर्थ देने के लिए यहाँ परचेजिंग में जिस प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तो के बदले में का यूज़ करने के लिए यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? वो फॉर लगेगी। मान लीजिए कि आप कोई ड्रेस खरीद के लाए, 900 रुपये में लाए, तो आप क्या कहेंगे? आई परचेज्ड या आई बोट दिस साड़ी या दिस ड्रेस, ये ड्रेस मैंने खरीदी फॉर 900 रुपीज। आप पेन लेके आए, 10 रुपए का पेन लेके आए, तो आप क्या कहेंगे? आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज,
इसका मतलब 10 रुपए में मैंने ये क्या खरीदा, ये पेन खरीदा। तो के बदले में अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसके लिए जिस प्रेपोजिशन का यूज होगा वो क्या होगा, वो फो होगा। और फो यहां पर किसका मीनिंग दे रहा है, फो यहां पर मीनिंग दे रहा है मे का। किसका मीनिंग आ रहा है, मे का। इसका मतलब इन ही मे का अर्थ नहीं देता है, और भी प्रेपोजिशंस हैं जो सेंटेंस के अनुसार, जो वाक्य में यूज के अनुसार किसका अर्थ देती हैं, वो मे का अर्थ देती हैं। ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो काम में व्यस्त रहने के लिए बीजी विद हर वर्क आएगा, और इनमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, इनमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें वे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको माना जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी और भी बहुत सी प्रेपोजिशन है जो किसका मीनिंग देती हैं, जो मे का मीनिंग देती हैं, जो किसका, मे का। अब मान लीजिए कि आप अपने इंस्टीट्यूट से, आप अपनी स्कूल से, आप अपनी कोचिंग से घर जा रहे हैं और आपके पास रिंग आई, कॉल आया। कॉल आने पर आपने कॉल अटेंड किया, और कॉल अटेंड करने पर आपने कहा कि मम्मा ने पूछा कहाँ हो, तो आपने कहा रास्ते में हूँ। आप कहाँ हो, रास्ते में हो। तो मैं रास्ते में हूँ, आई एम ब्लैंक द वे। तो आप क्या बताएंगे, मैं रास्ते में हूँ। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए यहाँ पर मे का अर्थ देना है आपको, तो इसके लिए आप कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो याद रखिए कि रास्ते में होने के लिए यहाँ पर इन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे, मैं कहाँ हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो याद रखेंगे, रास्ते में होने के लिए प्रथम दृष्टि आप सोचिए कि आप कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ यूज़ करते, आप यहाँ इन का यूज़ करते। लेकिन रास्ते में होने के लिए कहाँ क्या यूज़ करना है, ऑन द वे का यूज़ करना है। तो ये प्रेपोजिशन यहाँ पर ऑन भी पर का अर्थ नहीं देकर यहाँ पर किसका मीनिंग देगा, ये मे का अर्थ यहाँ देगा। अगला, आप मान लीजिए कि आपके बहन और भाई के साथ किसी बात पर आपका डिस्कशन चल रहा है, और आपकी बहन या भाई आपसे डिसएग्री है, आपसे सहमत नहीं हो रहा है, और आप उसको पूछ रहे हैं कि इसमें क्या गलत है, क्या गलत हो गया, इसमें क्या गलती है। तो मान लीजिए आप उससे पूछ रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग ब्लैंक इट, व्हाट इज रॉन्ग ब्लैंक इट, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, मुझे बताओ तो सही। तो आप ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, इट, इन इट, इसमें क्या गलत है, नहीं जी, इसमें क्या गलत है के लिए यहाँ पर जो प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा वो प्रेपोजिशन कौन सी होगी, वह प्रेपोजिशन विथ होगी। कौन सी होगी, विथ। इसको विथ भी बोल सकते हैं और इसे विद भी बोल सकते हैं। इसके दोनों प्रेपोजिशन जो हैं वो, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो याद रखेंगे यहाँ के लिए प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, इसमें क्या गलत है। तो देखिए, विद ने किसका दे दिया, मे का दे दिया, ऑन ने किसका दे दिया, मैंने, इनटू ने दिया, बाई ने दिया, टू ने दिया, इन सब, फोर ने दिया, इन सब ने किसका मीनिंग दे दिया है, इन सब ने मे का मीनिंग दे दिया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रेपोजिशन का मीनिंग जो है वो कतई फिक्स नहीं होता है। अभी और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेपोजिशन जो है वो किस तरह से यूज़ की जाती है, और कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं, या हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उनमें किस तरह से डिफरेंट होता है और किस तरह से हमें उनका फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, उनके बारे में जागरूक रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें तो सीज बैड या गुड, वह अच्छी है या बुरी है। यहाँ ब्लैंक आ गया, ब्लैंक आने के बाद सब्जेक्ट आ गया, सीज बैड या गुड, और उसके बाद में सब्जेक्ट का नाम आ गया कि वह इंग्लिश में अच्छी है या इंग्लिश में क्या है, बुरी है। तो गुड और बैड आ गया, या फिर यहाँ पर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, मैथमेटिक्स आ गया। तो याद रखिए, गुड और बैड, वह अच्छी है या बुरी है, किसमें, इंग्लिश में।
तो इंग्लिश में अच्छी या बुरी, लेकिन गुड और बैड के बाद यदि प्रेपोजिशन भरना है तो मे का अर्थ देने के लिए यहां पर क्या आएगा, एट आएगा। मे का अर्थ देने के लिए यहां पर किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। हाँ, यहां पर एक्सेप्शन ये ध्यान रखना है कि यदि बैड की जगह क्या आ जाए, वीक आ जाए, और गुड की जगह इंटेलिजेंट आ जाए, गुड की जगह क्या है, इंटेलिजेंट आए, और आगे फिर सब्जेक्ट का नाम आ जाए, यहां सब्जेक्ट का नाम आए, और यहां हमसे प्रेपोजिशन फिल करवाए, यदि हमसे यहां पर प्रेपोजिशन फिल करवाए, इंटेलिजेंट हो, वीक हो या डल हो, ये आ जाए, तो यहां पर हम जो प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन कौन सी होगी, वह प्रेपोजिशन इन होगी। तो बैड एट, गुड एट, लेकिन वीक इन, इंटेलिजेंट इन, डल इन। तो ये याद रखेंगे कि इस तरह से इनको फिल करना है। लेकिन हमने यहां देखा कि इन ने मे का अर्थ दिया, लेकिन एट ने भी मे का अर्थ दिया, विद ने भी मे का, ऑन ने भी मे का अर्थ यहां दिया। हम याद रखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में किसी को बैड या गुड बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज होगा, और किसी को वीक और इंटेलिजेंट बताने के लिए जिस प्रेपोजिशन का यूज होगा वह प्रेपोजिशन कौन सी रहेगी, वह इन रहेगी। तो इस बात का हमें क्या रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहां तक आशा है कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो सारे एक्सेप्शन जो हैं वो प्रेपोजिशन का थोड़ा सा अलग हटके ये प्रेपोजिशन बताई जा रही हैं। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्या समझ में, मेन थीम क्या है, मेन थीम ये है कि किसी भी प्रेपोजिशन का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है, ये वाक्य के अर्थ के अनुसार चेंज होता चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि कैसे कौन सी प्रेपोजिशन अपने मूल अर्थ से, जिसको समझा जाता है, उससे हटकर किस प्रकार से अर्थ देती है, किस प्रकार से उसका मीनिंग हमें मिलता है, कौन सा मीनिंग किस प्रकार से लगाया जाता है, इस बात का हम देखेंगे। नेक्स्ट है द मीटिंग। द मीटिंग, कोई मीटिंग है, द मीटिंग, द मीटिंग इज हेल्ड, मीटिंग इज हेल्ड, मीटिंग को आयोजित किया गया है। ब्लैंक द प्रीमिसेज, प्रीमिसेज यानी परिसर, द प्रीमिसेज ऑफ द महाराजा कॉलेज, द महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज के परिसर में मीटिंग को आयोजित किया गया है। महाराजा कॉलेज के परिसर में मीटिंग को आयोजित किया गया है। परिसर में आयोजित किया गया है मीटिंग को, इसके लिए मे का यूज करने के लिए किसका प्रयोग होगा, ऑन का यूज होगा। किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीज, सीज ब्लैंक द सिलेक्शन कमेटी, वह कौन सी कमेटी में है, वह सिलेक्शन कमेटी में है। सिलेक्शन कमेटी, वह सिलेक्शन कमेटी में है, यानी सिलेक्शन कमेटी की वह स्थायी सदस्य है, तो वह सिलेक्शन कमेटी में है। कमेटी, कमेटी क्या होता है, कमेटी ग्रुप होता है, तो कमेटी में है। तो इसके लिए मे का अर्थ देने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज होती है स्थायी सदस्य होने पर, वो प्रेपोजिशन कौन सी होती है, वह प्रेपोजिशन जो यूज होती है वह प्रेपोजिशन ऑन है। वो कौन सी प्रेपोजिशन है, ऑन। परिसर में जब कोई काम किया जाता है तो मे का अर्थ देने के लिए जिस प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है वह प्रेपोजिशन कौन सी होती है, वह प्रेपोजिशन ऑन होती है। कौन सी प्रेपोजिशन है, वह ऑन है। तो इस बात का हमें क्या रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये सब किसका अर्थ दे रहे हैं, ये सब मे का अर्थ दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं, मे का अर्थ दे रहे हैं। कोई सेंटेंस आ गया जिसमें लिखा हुआ है द बर्ड इज सिटिंग, द बर्ड इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री। तो पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है, न कि पेड़ में बैठा है। पक्षी कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है। तो द बर्ड इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री। तो याद रखिए इसके लिए जो प्रीपोजिशन आएगी वो कौन सी आएगी, वो इन आएगी। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसे आ जाए द बर्ड इज सिटिंग, पक्षी बैठा हुआ है, द बर्ड इज सिटिंग, पक्षी बैठा है, ब्लैंक द ब्रांच ऑफ द ट्री, द ब्रांच शाखा, ब्रांच ऑफ द ट्री, वह ट्री की ब्रांच पर बैठा है।
तो यहाँ जो प्रीपोजिशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो ऑन आ जाएगी। इनको पढ़ेंगे हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना देखना है कि केवल पेड हमें दिया हुआ रहे, ब्रांच वगैरह नहीं दिया हुआ रहे, तो जो प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा वह प्रेपोजिशन कौन सी होगी, वह इन होगी। और जब हमें ब्रांच वगैरह दिया हुआ यहाँ रहता है, ब्रांच दिया है शाखा, उसकी शाखा दी हुई है, शाख के बारे में कहा गया है, तो यहाँ जो प्रेपोजिशन का यूज होगा वह प्रेपोजिशन कौन सी हो जाएगी, वह प्रेपोजिशन ऑन हो जाएगी। कौन सी प्रेपोजिशन रहेगी, वह प्रेपोजिशन ऑन रहेगी। इस बात का हमें क्या रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो कोई भी प्रेपोजिशन है तो उसका मीनिंग जो है वो स्पष्ट नहीं है, यानी फिक्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रॉम जो है उसका मीनिंग जो है वो क्या होता है, वो से होता है, लेकिन ये बात लागू नहीं होती है कि से का अर्थ केवल क्या हो, फ्रॉम ही हो, ऐसा फिक्स नहीं है। तो याद, एक सेंटेंस देखते हैं, द डोर इज मेड, द डोर इज मेड ब्लैंक द वुड। ये सेंटेंस आ गया है। पहला सेंटेंस द डोर इज मेड ब्लैंक द वुड। सेकंड सेंटेंस है द वाइन इज मेड ब्लैंक द ग्रेप्स। ये सेकंड सेंटेंस आ गया है। इसमें वर्ब मेड है, दोनों सेंटेंस हैं। तीसरा सेंटेंस है द केक इज मेड ब्लैंक sugar घी flowers etc। तीन सेंटेंस हमारे सामने हैं। हमें समझना है कि किस तरह से कोई प्रेपोजिशन है वो फिक्स मीनिंग नहीं देती है, अलग अलग अर्थ आता है और इस सेंटेंस के अनुसार होता है। यहां देखेंगे द डोर इज मेड, दरवाजा बना है किससे, लकड़ी से दरवाजा बना है। किससे बना है, लकड़ी से दरवाजा बना है। तो इसमें हमें समझने की क्या बात है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है और पहली वस्तु का रूप न बदले, लकड़ी दरवाजा बनने के बाद भी लकड़ी ही रहेगी, इसलिए उसका रूप नहीं बदला, और ऐसी स्थिति हो तो जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वह प्रेपोजिशन कौन सी होती है, वह अव होती है। वह कौन सी होती है, अव, क्योंकि इसका क्या नहीं हुआ, इसका फॉर्म चेंज नहीं हुई, इसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ। सेकंड सेंटेंस है द वाइन, शराब जो है वो बनी है किससे, ग्रेप्स से। तो शराब बनने के बाद में ग्रेप्स का रूप परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, रूप परिवर्तन हुआ। तो रूप परिवर्तन हो गया जब इसकी फॉर्म चेंज हो जाए, जब इसका मूल रूप बदल जाए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेपोजिशन से का अर्थ देती है वह क्या होती है, वह फ्रॉम होती है। यहां अव जो है वो का अर्थ नहीं दे रहा, अव जो है वो से का मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द केक इज मेड, केक बनी है किससे, शुगर से, घी से, फ्लावर से, इटेक्सटेरा इत्यादि से बनी है। जब मिश्रण वाक्य में दिया हुआ रहे, मिश्रण से जब कोई चीज बनी है, मिश्रण से जब कोई चीज बनी है, तो जिस प्रेपोजिशन का यूज होता है वह क्या होती है, वह विद होती है। वह क्या होती है, विद का यूज यहां होगा। इसका मतलब यह है कि विथ ने से का अर्थ दिया, फ्रॉम ने से का अर्थ दिया और अव ने से का मीनिंग दिया। अव ने किसका मीनिंग दिया, से का मीनिंग दिया। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो और पहली वस्तु का रूप परिवर्तन न हो तो अव का यूज होगा। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो और पहली वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाए तो फ्रॉम का यूज होगा। जब हमें वाक्य में कोई मिश्रण बताया गया हो जिससे वस्तु का निर्माण हुआ हो तो वहां विद का प्रयोग होगा, और तीनों का मीनिंग जो है वो क्या है, वो से है। तो यहां तक आपने देखा कि किसी भी प्रेपोजिशन का मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होता है और ये वाक्य के मीनिंग के अनुसार चेंज होता चला जाता है। आगे हमने देखा कि घड़ी में समय बताने के लिए बाई का यूज होता है, रास्ते में होने पर ऑन द वे का यूज होता है, घड़ी में बचे हुए समय को बताने के लिए टे का यूज होता है,
पेड़ पर बैठे होने के लिए इन का यूज होता है, शाखा पर बैठे होने के लिए ऑन का यूज होता है। ये सेंटेंस के अनुसार होता है, ऐसा फिक्स नहीं है। सेंटेंस जो मीनिंग रिक्वायर करता है, जो मीनिंग सेंटेंस के अनुसार वहां लग रहा है, उसके अनुसार प्रेपोजिशन का यूज होता है। आशा है कि आपको ये प्रेपोजिशन का बिल्कुल बेसिक जो था वो समझ में आया होगा। इसी तरह की क्लासेज जो हैं वो रेगुलर हमारी जारी रहेंगी। आप क्लास से जुड़े रहें, बने रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।